हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। 14 टेस्ट की इस टेस्ट सीरीज़ का आज टेस्ट नंबर 11 का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। काफ़ी टाइम से आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, पेपर का एनालिसिस भी दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा। फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है एंड देखते हैं आज टेस्ट नंबर 11 आपके लिए क्या लेकर आया है। ठीक, तो टेस्ट नंबर 11 की बात करें तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे ध्यान रखना, गड़बड़ी नहीं करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछे हैं इन 333 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मेरा सजेशन रहता है आपको कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें तो आप टेबल फॉर्म में ही करें। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं गिवन वेट। गिवन वेट के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोल। मोल के बाद लिख सकते हैं आप यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, है ना। मोल के बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना। तो गिवन वेट की बात जब मैं करता हूँ तो 333 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट की बात कर रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O दिख रहा है। और यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है कि आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। तो आप ध्यान रखना, जब 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं AS, तो 18 मोल वाटर है मेरे पास। इस बात का ख्याल रखिएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट जब आपके पास 1 मोल है तो उसमें 18 मोल्स वाटर के मॉलिक्यूल हैं। डॉट 18H2O है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और डॉट 18H2O है। 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में इतना वाटर प्रेजेंट है। तो पहले एल्यूमिनियम के मोल्स निकाल लें, एल्यूमिनियम सल्फेट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के सल्फेट के मोल्स निकाल लें तो 666 आएगा। इसका GMM मैंने कैलकुलेट करा हुआ है पहले से, मुझे पता है 666 आएगा। तो N की वैल्यू आ गई हाफ। 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में 18 मोल्स वाटर, है ना। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इसके अंदर आपके पास जो आ जाएंगे वो आ जाएगा हाफ इंटू 18, दैट इज इक्वल टू 9 मोल्स। 9 मोल्स पानी आ गया। मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूल निकालने का तरीका होता है कि आपके पास जो भी मोल्स आए उसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, Na में। तो मोल्स मेरे पास आ रहे हैं Na 9 आ रहे हैं, 0.6022 इंटू 10 की पावर 23। तो 9 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मेरा आंसर आने वाला है ना। ये वाले पे ना जाए, ये गलत है, ठीक है। तो ये 9 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर कितना है, 23। आगे बढ़ते हैं। ये भी मूल कॉन्सेप्ट का लगभग पेपर देखेंगे तो हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं केमिस्ट्री के हमारे सिलेबस में। द अटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट A and B आर 40 and 80 रिस्पेक्टिवली। इफ x ग्राम ऑफ A कंटेन्स y एटम्स, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप इस टाइप के क्वेश्चन करें, आप ट्राई करें, आप टेबल फॉर्म में ही करें। ये गिवन वेट, ये मोल्स, ये एटम्स, है ना। क्योंकि एलिमेंट्स दे रखे हैं तो इसलिए मैं अब डायरेक्ट एटम ले रहा हूँ। अगर मॉलिक्यूल होता तो फिर मॉलिक्यूल लेता, फिर एटम पे जाता। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ गिवन वेट, है ना। गिवन वेट के बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मोल्स और यहाँ पे एटम। क्योंकि एलिमेंट्स दे रखे हैं इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे एटम की तरफ जा रहा हूँ। अदरवाइज अगर मॉलिक्यूल्स होते तो फिर मैं पहले मॉलिक्यूल्स लेता फिर एटम्स लेता, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बोला है 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट A और एक एलिमेंट B है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x ग्राम ऑफ A और यहाँ पे दिया हुआ है 2x ग्राम ऑफ B। x ग्राम ऑफ A 2x ग्राम ऑफ B। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका आ जाएगा x/40 और इसका मोल्स निकालने का तरीका आएगा x/80, इनफैक्ट 2x/80। क्योंकि A जो है इसका एटॉमिक मास 40 है और B का एटॉमिक मास आप देखेंगे तो वो कितना है, 80 है। बोला इसके इतने मोल्स के अंदर, है ना, x/40 या x ग्राम के अंदर, x/40 मोल्स के अंदर, x/40 मोल्स के अंदर y एटम्स है। x/40 मोल्स के अंदर कितना एटम्स है, y एटम्स। तो 2x/80 को कैंसिल करेंगे तो x/40 आया। दोनों को मोल्स सेम आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी y एटम्स आएंगे। दोनों के मोल्स सेम आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएंगे, y एटम्स। तो दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। फॉर अ रिएक्शन A + 3B गिव्स 2C, डेल्टा H दिया है -24 किलो जूल, है ना। ऐसा कुछ रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे, है ना। ये इस टाइप का रिएक्शन दे रखा है
A गैस, है ना, यहाँ पे देखेंगे अपन 3B गैस, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 2C, और ये बोलो क्या आ रहा है, गैस। डेल्टा एच का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, डेल्टा एच का जो वैल्यू आ रहा है वो -24 किलो जूल है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ डेल जी बोला है, डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दिया है -9 किलो जूल, ठीक है। आपसे बोला है एंट्रोपी चेंज निकालना है 298 केल्विन पे, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, एंट्रोपी का चेंज निकालना है। तो हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट बराबर होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस। डेल्टा जी का वैल्यू देखेंगे तो -9 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -24, ये आ जाएगा 298, और ये आ जाएगा डेल्टा एस। बोलो आया? -24 को इधर ले आइए तो -9 है ना यहाँ पे, और -9 प्लस 24 किलो जूल है दोनों, और ये आ जाएगा -298, और यहाँ पे आ रहा है आपका डेल्टा एस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 1000 जूल्स में, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 298 डेल्टा एस। देखो अब एक बात को सुनो, मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करने के लिए 298 को 300 लेके सॉल्व करूँगा, वरना कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये 298 को मैं 300 लेके चलूँगा तो 15 × 1 = 15, और ये 15 20 है ना, 300 मतलब 30 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ। तो डेल्टा एस का वैल्यू जो आएगा वो आएगा -50 जूल पर केल्विन, -50 जूल पर केल्विन, -50 है ना। 298 को आप थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 300 ले लें तो आपको आंसर जो है ये -50 जूल पर केल्विन के आसपास मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट चेंज अकम्पनिंग द रिएक्शन, इस ये जो रिएक्शन हो रही है ना, आपसे बोला ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, आपको जो पर्टिकुलर रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज 2H2 गैस प्लस O2, यहाँ पे दिख रहा है गैस, और दोनों से मिलकर आपको मिल रहा है 2H2O। ये जो रिएक्शन है इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है, अभी किस टाइप का वो देख लेते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ रहा है -136 किलो कैलोरी, ठीक है। आपसे बोला ये क्या है कि हीट ऑफ कंबशन, तो भैया हीट ऑफ कंबशन में 1 मोल कंपाउंड का कंबशन किया जाता, किसी 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन किया जाता है। यहाँ पे ये 1 मोल सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। जब आप हीट ऑफ कंबशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखाता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीट ऑफ फॉर्मेशन हो नहीं सकता क्योंकि 2 मोल सब्सटेंस बन रहा है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जब भी आप हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ते हैं वहाँ आपका सब्सटेंस हमेशा 1 मोल बनता है। तो ये डेफिनेटली जो है ये हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, डेफिनेटली जो है ये हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। हीट ऑफ क्या कहलाएगा, रिएक्शन। ये कंबशन भी नहीं हो सकता और फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। थर्मोकेमिस्ट्री में डेफिनेशंस पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ 10 लीटर कंटेनर 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड इज टेकन at equilibrium, concentration of HI is found to be 0.01 मोल पर लीटर, concentration of H2 at equilibrium, है ना, concentration of H2 पूछा है at equilibrium, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को देखें, हाइड्रोआयोडिक एसिड बोला है तो ये HI है, यहाँ से मिलेगा आपको तो ये आ जाएगा H2, यहाँ से मिलेगा तो I2 आएगा। T बराबर 0 पे मैं कहता हूँ इसके A मोल्स हैं, इसके 0 हैं, इसके 0 हैं, ये X है, ये X है, तो ये बोलो क्या आ जाएगा A-X, है ना। 2.5 मोल ऑफ हाइड्रो यानी A की जो वैल्यू है वो 2.5 है, 2.5 आ रही। और बोला है इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज 0.1, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। तो HI का कॉन्सेंट्रेशन अगर कैसे निकालेंगे तो HI का कॉन्सेंट्रेशन निकालने का ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A-2x/V, ये कॉन्सेंट्रेशन। HI का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपको कितना है 0.1 मोल पर लीटर, HI का 0.1 मोल पर लीटर, A का वैल्यू 2.5 है तो 2.5 - 2x और यहाँ पे बोलो कितना 10, तो ये आ जाएगा 1 बराबर 2.5 - 2x, इधर आ जाएगा ये तो 1.5 माइनस साइन के साथ -2x, माइनस से माइनस गया x = 1.5/2 करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 0.75 मोल पर लीटर। 0.75 मोल पर लीटर आपसे बोला है H2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं आप, तो X के बराबर आ रहा है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, X के बराबर आ रही है। कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इट इज़ 0.75। X का वैल्यू जो आ रहा है इट इज़ 0.75 मोल पर लीटर, 0.75 मोल पर लीटर। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम आपको सब में कंसीडर करना ही पड़ेगा। ये H2 का जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है तो हमने वॉल्यूम से डिवाइड करके ही X का वैल्यू निकाला है, दैट इज 0.75 या 0.75 कहेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, है ना। अच्छा, X का वैल्यू आया ना आपके पास में, हाँ तो ठीक है। यहाँ पे जब आप X का वैल्यू निकालेंगे तो 0.75 आया है, और जब आप इसको मोल्स आए ना ये तो 0.75 को डिवाइड करेंगे जब आप 10 से, वॉल्यूम है ना, तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -2। 7.5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये -2। ये आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, द रेशियो ऑफ Kp बाय Kc फॉर रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kp बाय Kc का रेशियो क्या होगा, Kp बाय Kc का रेशियो क्या होगा। तो Kp बराबर बोलो क्या बन जाएगा, Kc RT की पावर में डेल n, है ना। अपन डेल Ng निकाल लो यहाँ से इस रिएक्शन के लिए, तो CO गैस है और यहाँ पे आ जाएगा हाफ O2 गैस, है ना, और इधर देखेंगे तो CO2 और यहाँ पे कौन है, ये गैस है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से डेल Ng निकालूंगा तो डेल Ng बराबर आ जाएगा 1 - 3/2, 1 - 3/2। तो डेल Ng की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी -1/2, है ना। माइनस कितना आ जाएगा 1/2। तो अपने को पता है कि Kp बाय Kc का रेशियो निकालना है, Kp बाय किसका, Kc का। तो यहाँ आ जाएगा RT की पावर में -12, तो इसको लिख सकते हैं 1/RT की पावर में हाफ, दैट इज इक्वल टू 1/√RT। तो 1/√RT मेरा सही आंसर यहाँ पे आने वाला है, 1/√RT। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द pH ऑफ 10⁻³ -3m मोनो बेसिक एसिड। वीक एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है। व्हाट विल बी द pH ऑफ 10⁻³ -3m मोनो बेसिक एसिड। pH निकालना है आपको, है ना। तो pH निकालना है, तो pH मोनो बेसिक एसिड है, मतलब HA मान लो अपन, कोई एसिड रहा होगा तो ये H+ बनाएगा और ये A- बनाएगा। तो मोनो बेसिक एसिड आ रहा है 10⁻³ -3m, सोल्यूशन डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है Ka का वैल्यू, है ना। तो Ka का वैल्यू आपको दे रखा है, तो वो है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो pKa जब आप निकालेंगे तो इसको लिखेंगे आप -log ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो pKa का वैल्यू लगभग आपका 4.8 के आसपास आता है। pKa का वैल्यू 4.8 के आसपास आएगा। नाउ वीक एसिड का pH निकालने का तरीका होता है ना, हाफ pKa माइनस log C, हाफ pKa माइनस क्या होता है, log C। ये तरीका होता है वीक एसिड का क्या निकालने का, pH। तो pH बराबर अपन लिखेंगे यहाँ पे 7, है ना। यहाँ पे pKa का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4.8 और 4.8 और ये माइनस बोलो क्या दिख रहा है 10 की पावर -3, -3 आगे आके +3 हो जाएगा यहाँ पे। तो pH बराबर आ जाएगा हाफ 4.8 और ये आ जाएगा आपका 4.8 + 3, तो 7.8 आ रहा है। तो pH बराबर आ जाएगा हाफ इंटू 7.8, कैंसिल करेंगे आप तो ये आ गया 3.9। तो 3.9 मतलब 3.872 के आसपास हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लगाया है pH ऑफ वीक एसिड का। सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लगाया है pH ऑफ कौन सा एसिड का, वीक एसिड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। What would happen when the solution of potassium dichromate is treated with dilute nitric acid? नाइट्रिक एसिड डाला एसिडिक मीडियम से, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, ये D&F ब्लॉक का एक सवाल है
कि अगर आप सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, अगर क्रोमेट को एसिड से पास करोगे तो वो बनता है डाइक्रोमेट, क्रोमेट को एसिड से पास करोगे डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट को बेस से पास करोगे तो ये क्या बन जाता है, क्रोमेट। ये इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म होते हैं। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म। क्रोमेट को अगर आप एसिड से पास कर दोगे तो ये बन जाएगा डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट को अगर आप बेस से पास करोगे तो क्या बनेगा, क्रोमेट। तो जैसे मैं यहाँ पे CrO4 2- की बात कर रहा हूँ और ये Cr2O7 2- आ रहा है एसिडिक मीडियम में, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो दोनों पे चार्ज जो है, इस क्रोमियम पे चार्ज आता है +6 और यहाँ पे भी चार्ज जो आता है वो कितना आता है, +6। दोनों पे चार्ज +6 ही आता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये चार्ज में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा एटम। अब 2 4 जा 8 ऑक्सीजन और इधर 7 ही है। 7 ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2O। 7 ऑक्सीजन मतलब H2O लिखा, तो इधर आ जाएगा 2H+, इधर आ जाएगा 2H+। 2H+ आया, यानी एसिडिक मीडियम से पास करा, तो आपको जो प्रोडक्ट में मिल रहा है वो डाइक्रोमेट और वाटर मिल रहा है, डाइक्रोमेट और वाटर मिलेगा। क्वेश्चन 53। क्वेश्चन नंबर 54, इन द रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट बाय Fe2+, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। देखो डाइक्रोमेट का रिडक्शन करा रहे हो तो पहली बात तो ध्यान रखना कि Cr2O7 2- का जब रिडक्शन कराएंगे आप Fe2+ के साथ में, तो ये हमेशा आपको देगा Fe3+, और इधर आपको मिलेगा हमेशा Cr3+। बात समझे, ये आपको मिलेगा, डाइक्रोमेट हमेशा आपको देगा Cr3+, ऐसा कुछ। तो आप देखो यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज आ रहा है +6 एक एटम पे, सिंगल एटम पे, है ना सिंगल एटम पे, यहाँ पे सिंगल एटम पे जो चार्ज है वो आ रहा है +6, और यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, +3। तो +6 से +3 जा रहा है, एक एटम की बात करें तो 3 का चेंज आ रहा है। कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करता मैं तो 6 का चेंज आता, लेकिन पर एटम बोला है, पर क्रोमियम एटम बोला है, इस बात को भूलना नहीं है, पर क्रोमियम एटम, एक क्रोमियम एटम, तो 3 का ही चेंज आएगा। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखें अगर अपन, इफ द Pb2+ कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन्ड एट 1.0 m, है ना, इस सेल रिएक्शन को देख लें पहले तो अपन। तो Pb, यहाँ पे Pb2+ है ना, यहाँ पे Cu2+ है और यहाँ पे Cu है, और आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है Cu2+ का, ये पूछा है ना। तो अगर आप देखें तो मैं इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा E सेल बराबर E0 सेल -0.06/n लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब Pb2+, है ना, अपॉन रिडक्शन मतलब Cu2+, Pb2+ और Cu2+ का रिडक्शन ये होगा। तो E सेल बराबर E0 सेल है, E0 सेल, E सेल बराबर बोलो कौन है, E0 सेल है। तो E0 सेल की वैल्यू, E सेल की वैल्यू जो आई है वो बोलो कितना आया, 0। तो 0 बराबर बोलो कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे E0 सेल -0.06/n लॉग ऑफ Pb2+ मतलब 1.0, और यहाँ पे आ जाएगा Cu2+। क्लियर है। अब E0 सेल इधर जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो E0 सेल माइनस इक्वल टू -0.06/n लॉग ऑफ 1/Cu2+, लॉग ऑफ 1/Cu क्या लिखा, 2+। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। E0 सेल का वैल्यू 0.473 है ना, अब इतना वैल्यू तो अपन चलो रख लेते हैं, 0.473, 0.06 बाय यहाँ पे लिख लूँगा मैं 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका log 1 माइनस लॉग ऑफ Cu2+, ऐसा कुछ आ जाएगा, log 1 माइनस लॉग ऑफ Cu2+। ये 2 को इधर भेजो, 0.06 को यहाँ भेजेंगे तो 0.473 इंटू 2 अपॉन में 0.06, log 1 की वैल्यू हो गई 0, इक्वल टू बचेगा माइनस लॉग ऑफ कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज Cu2+। क्लियर मेरी बात।
इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आना चाहिए 15.76, क्योंकि मैंने सॉल्व करा हुआ है इसलिए मेरे को वैल्यू याद है, कोई मेरे अंदर कैलकुलेटर नहीं लगा है, बट मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है। लगभग अप्रोक्सीमेटली आप इसको 16 मान लो, है ना। तो ये 16 आ जाएगा और 16 बराबर माइनस लॉग ऑफ Cu2+ आया। आप जब इसका एंटी लॉग निकालेंगे उधर ले जाके, तो इसका जो एंटी लॉग निकलेगा, Cu2+ का, वो आएगा 10 की पावर -16m। बात समझे, 10 की पावर कितना आ जाएगा, -16m। तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -16m, ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन 56, हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग if it has a wavelength equal to distance traveled in 1 second? How fast is the electron is moving? velocity निकालना है। how fast is the electron is moving, कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो कितना स्पीड में चल रहा है, आपको उसका वेलोसिटी निकालना है। तो लेमडा बराबर h/mv होता है, और मुझे पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अप्रोप्रिएटली बात करें। और ये कह रहे हैं कि उसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस 1 सेकंड में वेवलेंथ के बराबर है, तो t की वैल्यू 1 है, यानी वेलोसिटी बराबर d है। कब? जब t बराबर 1 है। टाइम बोला 1 सेकंड है, टाइम बोला 1 सेकंड है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कह रहे हैं कि इट हैज़ वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस, वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे जरा एक चमत्कार है, तो लेमडा बराबर h/mv है, बोलो आया, है ना। v बराबर जो आ रहा है वो d आ रहा है डिस्टेंस के बराबर, है ना। हाउ फास्ट इज द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग इफ इट हैज वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के बराबर है, यानी लेमडा जो है वो d के बराबर है। तो लेमडा को रखा d के बराबर, लेमडा को रखा d के बराबर डिस्टेंस, और d आ रहा है मेरा v के बराबर, तो v बराबर आ गया h/mv, है ना। वेवलेंथ आया डिस्टेंस के बराबर और डिस्टेंस मेरा आ रहा है v के बराबर, तो v इधर चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v²। अच्छा सवाल है, h/m, तो v बराबर आ जाएगा √h/m, √, क्या आ जाएगा बोलो, h/m। तो ये मेरा सिंपल सा यहाँ पे आंसर आने वाला है। ठीक है, ये मेरा सिंपल सा आंसर आने वाला है, h/m। क्वेश्चन नंबर 57, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। देखो मेरी बात को एक समझा, है ना। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं गलती यहाँ पे इस प्रकार के सवाल में, वो लगा देते हैं यहाँ पे अफबाउ रूल, n+l रूल, और इसमें उलझते रहते हैं कि सर n+l की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो एनर्जी भी बोलो क्या आती है, मैक्सिमम। अक्सर बच्चे इस सवाल में ये गलती करते हैं, हमें नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का लेवल हम केवल n की वैल्यू से देखते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो कौन, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी अगर n इंक्रीज तो एनर्जी भी बोलो क्या, इंक्रीज, और अगर n सेम तो एनर्जी भी सेम, यानी 1s का एनर्जी सबसे कम आएगा और 2s और 2p का एनर्जी बराबर आएगा, और 3s बराबर 3p बराबर 3d आएगा, 4s बराबर 4p बराबर 4d बराबर 4f, ये आएगा। बात समझे, तो ये आपका लेवल आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो एनर्जी की वैल्यू भी कैसी आएगी, सेम, मतलब 2s से ज़्यादा एनर्जी 3s बराबर 3p बराबर 3py, फिर 4s 4p 4d, तो यही आपका आंसर आने वाला है। बात क्लियर है, n का वैल्यू बढ़ने से एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक। 57, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, द रेट इक्वेशन फॉर, है ना, द रेट इक्वेशन फॉर, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास 2a + b, द रेट इक्वेशन फॉर 2a + b गिव्स c इज फाउंड टू बी रेट बराबर, है ना, रेट लॉ दिया हुआ है, रेट
बराबर के, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या आ रहा है सी, है ना, रेट बराबर के और यहाँ पे क्या आ रहा है सी, द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू दिस। देखो एक बार तो ये समझो, क्योंकि आपको जो ये रेट एक्सप्रेशन दिख रहा है, आपको जो रेट एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो रेट बराबर यहाँ पे के, यहाँ पे ए की पावर 1 आएगा और बी की पावर, सॉरी यहाँ पे बी की पावर भी 1 आया, ओवरऑल ऑर्डर 2 आएगा, ओवरऑल ऑर्डर 2 आएगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर 2 आएगा। तो रेट कांस्टेंट बोला है, यूनिट ऑफ के मस्ट बी पर सेकेंड, तो गलत है, के की यूनिट बोला पर सेकेंड है, तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होगा, है ना, तो दिख ही नहीं रहा है, ये जो है ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला है, तो जो के होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो के होता है, वो के बराबर आता है मोल पर लीटर इंटू यहाँ पे क्या आता है सेकेंड, और यहाँ पे आ जाएगा इधर लीटर का स्क्वायर और ये मोल का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये आता है कि टी हाफ इज कांस्टेंट, गलत है, टी हाफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर में होता है, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर है, टी हाफ इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। वैल्यू ऑफ के, पहली बात तो के का जो वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन के, ध्यान रखना, के का वैल्यू केवल टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। ये जो के दिख रहा है, दिस के रेट कांस्टेंट, इसका वैल्यू केवल और केवल दो बातों पर डिपेंड करता है, एक आता है टेम्परेचर और एक जो आता है उसको क्या कहते हैं कैटलिस्ट, इन दो बातों पर डिपेंड करता है, बाकी और किसी बात पर डिपेंड नहीं करता है। तो के का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई रिएक्शन है, हमें नहीं पता क्या है वो, है ना, कोई रिएक्शन है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिएक्टेंट है और वो कोई प्रोडक्ट दे रहा है, अब उससे मुझे कोई मतलब नहीं क्या दे रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो रेट है ये के है और कार्बन मोनोऑक्साइड का सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल्ड, अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, है ना, तो इसको रेट 1 मान लो, यहाँ पे लिखेंगे रेट 2, ये आ जाएगा के, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, तो R1/R2 इक्वल टू आ जाएगा K/K, यहाँ पे आएगा CO का स्क्वायर और यहाँ पे 4CO का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आ गया, R2 बराबर बोलो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1, R2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ R1। तो जो नया रेट होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 60, at low concentration the statement that equimolar solution under given set of experimental condition have equal osmotic pressure is true for, concentration low है, equimolar solution है, under given set of condition, बोला equal osmotic pressure है ना, equal बोलो क्या बोला है osmotic pressure है, ऐसा ये मान लो, यहाँ पे मान लो SPM है ना, ये मान लो SPM लगी इधर, है ना, इसको मैं कह देता हूँ SPM, और आपके पास यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, ज़रा इसको पेंट कर देते हैं अपन अच्छी तरीके से, ये इस तरीके से, ये दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है, और ये जो बोल रहे हैं कि ये है ना, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना मतलब सीधी सी बात है, अपन यहाँ पे लिख देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे π1 बराबर π2, ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो वांट ऑफ फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा I/1 और यहाँ पे लिखेंगे I/2 इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, है ना, तो ये जो भी आएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आएगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं,
तो सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तरफ आपने यहाँ पे ले लिया यूरिया, एक तरफ लिख लिया ग्लूकोज, तो एक्वस सोल्यूशन में डालोगे भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो उनके लिए वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट विद मॉलिक्यूलर मास 100, है ना, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट विद मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम पर मोल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू शो 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलर इबिलियोस्कोपी कांस्टेंट, है ना। सिंपल है, डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा केबी इंटू एम, एम रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू केबी निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ऑफ बोलो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट, है ना। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.3 आ रही है, केबी का वैल्यू निकालना है, डब्ल्यू बी को यहाँ पे देखेंगे अपन 10, मॉलिक्यूलर मास 100 है, 1000 है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आ रहा है मेरे पास में वो आ रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व्ड 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 100 है, ये आ गया। बस कल आप ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो केबी का वैल्यू तो सिंपल ही आ गया 0.3 आ गया, केल्विन केजी पर मोल, केबी का वैल्यू केल्विन केजी पर मोल 0.3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। द कंपाउंड 1,3 ब्यूटाडाइईन हैज, है ना, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द कंपाउंड 1,3 ब्यूटाडाइईन CH2 CH फिर CH और डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटाडाइईन है। हाइब्रिडाइजेशन पूछी है तो भाई देखो डबल बॉन्डेड है तो ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, तो सारे के सारे जो आ रहे हैं दे ऑल आर sp2 हाइब्रिड, ऑल आर sp2, है ना। तो इसके अंदर जितने भी कार्बन एटम है दो ऑल आर sp2, ओनली sp हाइब्रिडाइज्ड, ओनली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज प्रेजेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन इन्होंने बोला हुआ है कि LiCl इज प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, LiCl का नेचर कोवैलेंट होता है प्रीडोमिनेंटली। Li पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आप लगाएंगे कौन सा रूल, फेजांस रूल, तो जब ये प्लस के पास में ये Cl माइनस आता है तो इसका हो जाता है पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन के कारण डेवलप आ जाता है इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज वेरी स्मॉल, ये गलत बात है, डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो आपका इस हिसाब से आंसर जो आएगा वो केवल क्या आ जाएगा, ए आंसर, कि LiCl का जो नेचर है वो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट होता है। द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर विद लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट से जो कंपाउंड सबसे तेज रिएक्ट करेगा, तो बेसिकली हमारा जो लुकास रिएजेंट होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं टेस्ट फॉर एल्कोहल में। लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल हम करते हैं टेस्ट फॉर एल्कोहल में, पहली बात ध्यान रखना। और टेस्ट फॉर एल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ, टेस्ट फॉर एल्कोहल की बात करता हूँ तो लुकास रिएजेंट होता है HCl प्लस ZnCl2, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, और डिफ्रेंशिएट करने में आता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में, जिसमें 3 डिग्री एल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्शन शो करता है। 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होता है, तो ब्यूटेन 1 ऑल इज 1 डिग्री एल्कोहल, 2 ऑल इज 2 डिग्री एल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो आप डी वाले ऑप्शन को देखें तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और यहाँ आप देखेंगे ये 3 डिग्री वाला है। तो 3 डिग्री वाला है तो इसकी रिएक्टिविटी जो आएगी वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट आएगी, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। ठीक है, 65 की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा, पहली बात ध्यान रखिए, जो सिमेट्रिकल होता है ना वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड जो होगा। ठीक है, कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, सिमेट्रिकल,
जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं वो OI शो नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्रिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है POS। POS मतलब क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आएगा तो ट्रांसफॉर्म आपको अगर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्म को देखें तो ट्रांसफॉर्म जो होता है, अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाऊं तो ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो इसके अंदर POS पाया जाएगा, और अगर इसके अंदर POS आया तो दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। POS पाया जाएगा, दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इज नॉट शोन बाय लिखा है तो ये कभी भी शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मोर स्टेबल कार्बोकटायन द फास्टर इट विल बी फॉर्म्ड। बिल्कुल, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा वो उतनी तेजी से बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तेज होगा। और ये तो हमने कई बार देखा भी है कि ROR जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ CC। CC मतलब कार्बोकटायन। जितना तेजी से कार्बोकटायन जो स्टेबल बनेगा, रिएक्शन भी उतनी फास्ट रहेगी। प्रोपाइल कटायन चेंजेस टू स्टेबल आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे जब, तो प्रोपाइल कटायन का मतलब है CH3 CH2 यहाँ पे आ रहा है ये प्लस, है ना, और यहाँ पे लगेगा 1,2 HS। 1,2 HS मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मतलब ऐसा बनेगा, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बनेगा तो ये मोर स्टेबल आएगा क्योंकि ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन था और ये बोलो 2 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम ऑक्साइड टू फॉर्म 2 इथॉक्सीप्रोपेन। ये सरासर गलत है, इनवैलिड स्टेटमेंट है ये। क्यों? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोला मतलब 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और 2 डिग्री के एल्काइल हैलाइड की जब आप रिएक्शन कराएंगे C2H5ONa के साथ, जब आप रिएक्शन कराएंगे तो भैया एक बात याद रखो, ये WSS रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। ये WSS रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का सबसे बड़ा लिमिटेशन है एल्काइल हैलाइड मस्ट बी ऑफ 1 डिग्री। विलियमसन सिंथेसिस का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि RH मस्ट बी ऑफ 1 डिग्री, अदरवाइज अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। अदरवाइज अल्कीन जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। और बीटा एलिमिनेशन होने का मतलब है ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला बीटा है, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहां पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, ईथर नहीं बनेगा, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी ऑफ 1 डिग्री। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनवैलिड है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वही आपका C आएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा C आएगा। प्रोपाइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम बिल्कुल सही है, बनेगा। तो यहाँ हमारा C वाला आंसर ध्यान रखिएगा। एल्काइल हैलाइड हमेशा कौन से डिग्री का होना चाहिए? 1 डिग्री का होना चाहिए, तो ईथर बनेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ तो अल्कीन बनेगा इस मेजर प्रोडक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल सही है। RI RBr RCl, आयोडीन का डेंसिटी RI का मैक्सिमम होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड करेक्ट है क्योंकि आयोडीन जो होता है बेटर लीविंग ग्रुप है, तो जल्दी बाहर निकलता है, जल्दी रिएक्ट करता है। बेटर लीविंग ग्रुप है, जल्दी बाहर निकलता है, जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। अमंग द आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड डिक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आइसोमेरिक मतलब मॉलिकुलर मास सेम होना चाहिए। आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर मास कैसा होना चाहिए? सेम। स्ट्रेट चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ब्रांच वाले का कम होता है। जैसे 1, ये 2, ये 3 और ये x, फिर ये x और ये x। तो स्ट्रेट चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा आएगा, ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम आएगा। तो फॉर दिस वन ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 68, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भाई ये तो जिसने मेरे सोल्यूशंस पूरे देखे हैं ना, उनको मैंने बहुत अच्छे सिखाया है कि भाई ऑक्साइड में आपको मैंने गाना सिखाया है, जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। मैं कई बार बोला हूं, इस क्वेश्चन का तो मेरा वीडियो भी डला हुआ है यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे ऑक्साइड बाय नरेंद्र कलोशिया सर तो वहां पे आएगा। ऑक्साइड का सवाल कभी गलत ही नहीं हो सकता। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप उस वीडियो को सर्च करें, मेरा वीडियो डला हुआ है ऑक्साइड बाय नरेंद्र कलोशिया सर, आप उसको देखें, आपके ऑक्साइड के क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होंगे। इस पर्टिकुलर केस में ये सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिस स्पीड से मैंने सवाल को सॉल्व करा आप भी कर पाएंगे, आप जरूर से देखिएगा, आपके ऑक्साइड के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। ऑल आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑल आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ट्रिक बताइए उसमें मैंने कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, इथाइल आयोडाइड ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम नाइट्राइट। इथाइल आयोडाइड, तो इथाइल आयोडाइड इज CH3CH2I इस ट्रीटमेंट विद पोटेशियम नाइट्राइट KNO2। तो KNO2 से जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CH3CH2, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे N, और ये बात समझे। इसको बोलते हैं इथाइल नाइट्राइट। हाँ, अगर इसकी जगह AgNO2 होता ना, इसकी जगह अगर AgNO2 होता तो फिर आपका प्रोडक्ट ऐसा बनता, नाइट्रो अल्केन बनता। अगर ये AgNO2 होता ना तो फिर आपका प्रोडक्ट क्या बनता, नाइट्रो अल्केन। अभी जो बनेगा आपका वो बनेगा इथाइल नाइट्राइट। इथाइल क्या बनेगा, नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस आर फाउंड इन RNA नॉट इन DNA। अब इस पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। यूरेसिल, ये जो होता है ये वाला बेस आपको नहीं मिलेगा, RNA में मिलेगा, DNA में नहीं मिलेगा। RNA में आपको एडिनाइन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन मिलते हैं, यूरेसिल नहीं मिलता। ये यूरेसिल आपको RNA मिलेगा। बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है, आपको मुझे लगता है ये वाली चीज आती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट। यहां पे पहला बोला है, स्टेटमेंट 1 बोला है CONH3 6 इज द एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। CONH3 6 इज द एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मतलब एक जैसे लिगेंड, एक जैसे लिगेंड, एक जैसे लिगेंड, एक ही टाइप के लिगेंड, बिल्कुल सही है, होमोलेप्टिक है। इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। ऊपर वाले में लिगेंड एक ही टाइप का है, दूसरे वाले में लिगेंड दो अलग अलग टाइप के हैं। तो दोनों एक ही टाइप के अगर लिगेंड हैं तो डेफिनेटली होमोलेप्टिक है, और लिगेंड अलग अलग है तो वो हेट्रोलेप्टिक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 71 72, मैच द स्पीशीज विद देयर रिस्पेक्टिव आयोनिक साइज। मैच द स्पीशीज विद देयर रिस्पेक्टिव आयोनिक साइज। चलो पहले अपन इसको अरेंज ही कर लेते हैं। तो सबसे छोटा जो आएगा वो Mg2+ आएगा, पॉजिटिव चार्ज है। Mg2+ से Na+ थोड़ा बड़ा आएगा, Na+ से थोड़ा बड़ा आएगा F-, और उससे बड़ा आएगा O-2, है ना। उससे जो बड़ा आएगा वो आ जाएगा O-2, ये ऑर्डर आएगा। तो अगर आप Mg2+ को देखें तो सबसे छोटा है वो, Mg2+ का वैल्यू जो आ रहा है वो सबसे छोटा आ रहा है। तो सबसे छोटा तो यही आ रहा है ना। और O-2 सबसे बड़ा है, O-2 सबसे बड़ा है तो 1.16, और ये आ रहा है। तो P का आ रहा है B, P का आ रहा है B, अच्छा B नहीं है, P का आ रहा है, आप ऐसे सोचो 2, P का आ रहा है 2, और Q का आ रहा है 4, Q का आ रहा है 4, 2 और 4 है ना। मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके चले गए, ठीक है, ये वाले दोनों ऑप्शन तो आपके गए, क्योंकि P जो दिख रहा है इसको नंबर दे लेते हैं अपन यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, है ना। तो P का आ रहा है B, P का आ रहा है 2, Q का आ रहा है 4, उसके बाद मैग्नीशियम से थोड़ा बड़ा, मैग्नीशियम से थोड़ा बड़ा, है ना। थोड़ा बड़ा तो आपका ये आ रहा है C, मतलब थर्ड का थर्ड ही आ रहा है ना, R का थर्ड। तो आपका जो आंसर है वो ये वाला आ जाएगा, दैट इज, है ना, P जो दिख रहा है वो आपका आ जाएगा 2, Q जो आ रहा है वो आपका आ जाएगा 4, है ना, R जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, और S मतलब F- जो है 1.19, ठीक है, ये आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है। चलिए
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन, इसको ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड कहते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है ये। Br3O8 ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, इसको ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड कहते हैं। तो ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, तो यहाँ पे Br, यहाँ पर भी Br, इसका स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ये ऐसा बनता है, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड ये। तो अगर मैं इस ब्रोमीन के OS को निकाल कर बताऊं तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा +6, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा +4, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा +6। तो +6 +4 और +6, +6 +4 और +6, ये आ जाएगा आपका आंसर, +6 +4 और +6। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इज ग्रुप नंबर थर्ड। ये बात सही है भाई, ग्रुप नंबर थर्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि इसी ग्रुप में आपके लेंथेनॉइड्स भी आ जाते हैं, इसी ग्रुप में आपके एक्टिनाइड भी आ जाते हैं। बात समझे? तो ग्रुप नंबर थर्ड जो है उसमें एलिमेंट मैक्सिमम होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लगभग 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ग्रुप नंबर थर्ड में, लगभग 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। लिथियम मैग्नीशियम पेयर शोज डायगोनल रिलेशनशिप, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही सही है। नन ऑफ दीज, आंसर आएगा नन ऑफ दीज, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 4 एलिमेंट्स आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर चूज करें। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर अगर आप चूज करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है कि सबसे ज्यादा IE का वैल्यू जो आ जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, वो आ जाएगा B का, क्योंकि आप देख लो B का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड आ रहा है। आप देख लो B का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज फुलफिल्ड आ रहा है ना। उसके बाद B के बाद अपन चलेंगे तो B के बाद आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C, है ना। B के बाद आपका जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका C, B के बाद C आएगा। अब यहाँ 3s1 है और वहाँ पे 3p1 है, 3s1 है और 3p1 है, तो 3s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है 3p से। 3s का पेनिट्रेशन इफेक्ट 3s2 3p1, तो ये सॉरी पेनिट्रेशन इफेक्ट तब लगाएंगे जब ये डिफरेंस यहाँ पे ऐसा होता। पेनिट्रेशन इफेक्ट तब लगाते हैं जब यहाँ पे 3s2 होता और 3p1 होता, ऐसा तब लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आ रहा है 3s2 3p आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका B के बाद आ जाएगा D और D के बाद आ जाएगा A। तो BCDA आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है, BCDA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड फॉर द शेप। कौन इसमें से करेक्टली मैच्ड है? तो जो अपने को ध्यान है वो अपन पहले देख लेते हैं। तो SF4 होता है C100, है ना। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल गलत है, ICl3 नहीं होगा, ICl3 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नहीं होगा, ये टी शेप रहेगा ऐसा कुछ। ये XCF6 बिल्कुल सही है, और लीनियर ICl2, तो ICl2 आ जाएगा 7 + 2 + 1 / 2, तो ये आ जाएगा 10/2 बाय यहाँ पे कितना आ गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 में से 2 गया तो 3 लोन पेयर, डेफिनेटली लीनियर ही आएगा। तो A, B और D, A, B, D तीनों करेक्ट है, A, B, D तीनों करेक्ट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 77, इन विच कन्वर्जन द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड का लेंथ कब डिक्रीज होता है? तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बॉन्ड N2 से N2+ की बात करता हूँ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 से 2.5 आया, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड का लेंथ यहाँ पे बोलो क्या हो रहा है, इंक्रीज, है ना। आपसे डिक्रीज पूछा है। N2 से N2- बोला है, N2 से N2- बोला है ना। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू बोलो क्या हो रहा है, इंक्रीज। CO से CO+, CO से CO+,
भाई यहाँ पे ध्यान रखना, इसका 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 होता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है। ध्यान रखना, पढ़ाते वक्त मैंने बताया भी था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, तो बॉन्ड का ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड का लेंथ डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड का जो लेंथ है यहाँ पे वो डिक्रीज होगा। डेफिनेटली यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा। लास्ट वाला भी चेक कर ही लेते हैं अपन, O2 से, है ना, लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं अपन। O2 से, O2 बोलो क्या बन रहा है, ये माइनस मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये आता है 2.0 और ये 1.5। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, तो आपका करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो आपका CO वाला ही आएगा, 77। क्लियर है? सो बच्चे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म्स आर पॉसिबल फॉर C7H8O, है ना। तो यहाँ आप जब C7H8O देखते हैं तो C7H8O ये फॉर्मूले वाइज अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये एरोमेटिक कंपाउंड की तरह दिख रहा है। और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देगा, दैट इज C7H8O। इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। इसका अगर मुझे आइसोमर बनाना है तो एक आइसोमर इसका ऐसा भी बन सकता है जिसको लिखेंगे OCH3। ये C7H8O आपका प्रॉपर बन रहा है ना। और अपन चाहें इसका आइसोमर बनाने की कोशिश करें तो इसका आइसोमर कुछ ऐसा भी बन सकता है कि यहाँ पर आ जाए OH, इधर आ जाए CH3 ऑर्थो पे। मे भी पॉसिबल आइसोमर बनाना है तो OH और ये CH3 मेटा पे, और ये OH और ये CH3 पैरा पे। तो आप कुल मिलाकर देखें तो टोटल मिलाकर 5 आइसोमेरिक फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के टोटल 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। क्वेश्चन 79 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथेनाइट्स। तो बिल्कुल थियोरेटिकल सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो लेंथेनाइट्स जो होते हैं उनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। ठीक है। क्वेश्चन 80 की बात करें, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री अमाइंस। बिल्कुल गलत बात है। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम 2 डिग्री अमाइंस नहीं बनाते हैं, हम 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जब आप गैब्रियल थैलीअमाइड सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली एक टाइप की एसएन रिएक्शन है। एसएन रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड है वो आपका होना चाहिए 1 डिग्री का। एसएन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड होना चाहिए 1 डिग्री का, 1 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 डिग्री 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होने लग जाता है, और इस बीटा एलिमिनेशन के कारण आपका जो प्रोडक्ट है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस 2 डिग्री के लिए नहीं, केवल 1 डिग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। 1 डिग्री अमाइंस कैन बी प्रोक्योर्ड बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये बात सही है, ऐसा अपन कर सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन जो है उसको अपन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से बना सकते हैं। अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आपको पता हो तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O NH2 है, और हॉफमैन ब्रोमामाइड अगर लिखेंगे आप तो आप इस्तेमाल करेंगे KOH + Br2। KOH Br2 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा RNH2 एंड इट इज़ अ 1 डिग्री अमाइन। तो ऐसा कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज जो है वो कैसा है, करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, C6H5CH3 टोल्यूइन है, इसको KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया है ना। आप यहां पे देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है मुझे, और यहां पे मिथाइल है, मिथाइल मतलब टोल्यूइन है, और इस टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन कराया है यूजिंग KMnO4, है ना। विग्रस ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास बेंजाइल हाइड्रोजन होता है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास बेंजाइल हाइड्रोजन होता है वो KMnO4 के कॉन्टैक्ट में आके ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होके बना लेगा बेंजोइक एसिड।
KMNO4 के कॉन्टैक्ट में आके वो बना लेगा बेंजोइक एसिड, और जब ये बेंजोइक एसिड बनाता है ना, तो बेंजोइक एसिड बनाने के कारण जब आप इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे, इसका रिएक्शन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो डेफिनेटली आपको जो है वो यहाँ पे नाइट्रो मिलेगा, यहाँ पे COH आएगा और यहाँ पे NO2 आएगा, और ये जो है आपका नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, मेटा पोजीशन पे आएगा, ध्यान रखिएगा मेटा पोजीशन पे। तो नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा और ये मेटा पोजीशन पे आएगा, बिकॉज आपका COH ग्रुप जो रहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम आर प्रेसिपिटेटेड इन फिफ्थ ग्रुप एज, फिफ्थ ग्रुप में ये किसके फॉर्म में प्रेसिपिटेट होकर निकलते हैं, है ना। तो फिफ्थ ग्रुप की जब बात करते हैं तो इनका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है NH4 अमोनियम कार्बोनेट, है ना। अमोनियम कार्बोनेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। अमोनियम कार्बोनेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। ये इनका ग्रुप रिएजेंट होता है। तो ये जो भी आयंस होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होते हैं। ये जो भी आयंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या प्रेसिपिटेट होते हैं, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे तो CaCO3 या BaCO3 या SrCO3। तो ये जो भी आयंस दिख रहे हैं ग्रुप 5 के, अपने ग्रुप रिएजेंट के प्रेजेंस में, अपने ग्रुप रिएजेंट के प्रेजेंस में ये सारे के सारे जो होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, कार्बोनेट रिलीज होते हैं। ठीक है, चलिए। When H2S gas is passed through ammonical salt solution, है ना, white PPT is obtained, then X could be, है ना, H2S गैस सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे, और व्हाइट पीपीटी जो होते हैं वो केवल जिंक के होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिंक जो होता है वो व्हाइट पीपीटी देता है ना, Zn2+ आयन है, और जब ये इससे H2S गैस को पास कराया जाता है तो व्हाइट पीपीटी जो आते हैं वो किसके आते हैं, ZnS, क्योंकि जिंक जो होता है इसके d ऑर्बिटल में है ना, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कलर शो नहीं करता ये, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो नो कलर शो नहीं करेगा। इस वजह से इसके जो पीपीटी आते हैं सल्फाइड के वो वाइट कलर के पीपीटी होते हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो Zn2+ आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 85, इन डूमास मेथड द गैस विच इज कलेक्टेड इन नाइट्रोमीटर, सिंपल है, नाइट्रोमीटर में जो गैस कलेक्ट होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। डूमास मेथड होता है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में, है ना, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एज एलिमेंट प्रेजेंट है आपके दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एज एलिमेंट प्रेजेंट है। तो डूमास मेथड में नाइट्रोमीटर में नाइट्रोजन गैस इकट्ठी होती है। जेल्डाल मेथड, कॉपर सल्फेट एक्ट एज, ध्यान रखना, कैटलिस्ट। कॉपर सल्फेट जो होता है वो कैटलिस्ट का एक्ट काम करता है, कौन से मेथड में, जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड अगेन एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ही होता है, जेल्डाल और डुमार्ड। तो ये जो है कॉपर सल्फेट, ध्यान रखिएगा, कैटेलाइटिक एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सीधे सीधे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट्स एसिटिक एसिड इनटू, भाई एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये रहता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक टाइप का पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है अगर तो ये बन जाएगा RCH2 और क्या आ जाएगा OH, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए तो ये एसिटिक एसिड है और यहाँ से अल्कोहल मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा इथेनॉल, है ना। तो इथाइल अल्कोहल मिलेगा इधर एसिटिक एसिड को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पास करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। आइडेंटिफाई द रिएक्शन बोला है, और आइडेंटिफाई द रिएक्शन में आपको बोला है Z आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप देखें तो ये आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है, ठीक है, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HBr के साथ में। तो ये सिंपल, हालांकि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। फिर KOH आ रहा है और ये एक्वस आ रहा है, तो CH3
CH2 और यहाँ पे आया OH एंड फाइनली आपके पास में जो है Na2CO3 और I2 एक्सेस मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट लगाया है, Na2CO3 और I2। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आइडोफॉर्म टेस्ट है ये, और आइडोफॉर्म टेस्ट जब भी आएगा तो इस टाइप का मॉलिक्यूल जिसके पास ऐसा कोई भी ग्रुप होगा वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये बनाएगा CH3। येलो PPT बनते हैं। CH3 के कैसे PPT बनते हैं? येलो PPT। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो CH3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 88, CaC2 है, कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराया है, CaC2 कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा। कैटेलाइटिक हाइड्रेशन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड Hg2+, तो ये आपको वाटर का एडिशन कराएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH ऐसा बनता है। अब यहाँ पे एक स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। एक स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो बॉन्ड चलेगा नीचे तो H कहाँ जाएगा? ये ऊपर, तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, CH3C डबल बॉन्ड और क्या दिख रहा है? ये H। और अब इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ H2 के साथ निकल, प्लेटिनम और पलेडियम, तो ये बन जाएगा आपका CH3COH, ये CH2 दिख रहा है, CH3CH2 और OH। तो C2H5OH यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड। एल्कोहल से एसिड बना सकते हैं आप, एल्कोहल से एसिड बना सकते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, एल्कोहल से एसिड बनाना है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो ये दोनों चीज़ें तो गई, क्योंकि OH और CN यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एल्कोहल से आपको जो बनाना है वो बनाना है एसिड। तो आप पहले वाले स्टेप को देखें, पहले वाले को, है ना, पहला वाला आपका एल्कोहल ऐसा आ रहा है यहाँ पे RCH2 फिर CH2 और OH। तो पहले स्टेप में आपने कराया PbR3 के साथ में, तो ये बन जाएगा RCH2 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Br। ठीक है, RCH2 CH2 Br। ठीक, एक कार्बन बढ़ भी रहा है, ध्यान रखना, एक कार्बन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको ले लो KCN के साथ में, तो KCN के साथ लेंगे तो RCH2 CH2 CN आया और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन आ रहे हैं? 3। तो इधर भी R के साथ 3 कार्बन है। दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो केवल कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। क्लियर है, हाइड्रोजन के रिडक्शन से एसिड नहीं बनेगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से बनता है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अपने को मिलता है, ठीक है, एसिड। क्वेश्चन नंबर 90, द रिएजेंट मोस्ट सुटेबल फॉर कन्वर्टिंग प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड। ऐसे तो कई सारे रिएजेंट होते हैं कि अगर आपको RCH2OH को बनाना है RCHO, तो सबसे बेस्ट रिएजेंट जो होता है उसको PCC कहते हैं। PCC का मतलब होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC कहते हैं। PCC का मतलब होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये आने वाला है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर, तो ये थे आपके पेपर सोल्यूशन। थैंक यू।